हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा एनपीएस रूल 2021। एनपीएस की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये नोटिफिकेशन डेट थी इसकी 31 मार्च 2021। जीएसआर नंबर है इसका 227 क्लॉज ई। अथॉरिटी जो है ये इसे मिलती है आर्टिकल 309 क्लॉज 5 और आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इशू किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन्स द्वारा। कंसल्टेशन इसमें सीएजी की कॉम्पिटर एंड ऑडिटर जनरल और आईएएडी स्टाफ के लिए होती है। अब इसके की सेक्शंस देख लेते हैं एनपीएस के। सबसे पहले आता है रूल 1, जिसमें कि इसका नाम दिया गया है। इसका नाम रहेगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रूल 2021। इसकी कमेंसमेंट डेट है जब ऑफिशियल गज़ेट में इसे पब्लिश किया गया। रूल 2 में आ जाती है एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेबल है गवर्नमेंट सर्वेंट पे जो कि अपॉइंट करे गए हैं 1 जनवरी 2004 के बाद। इसके अंदर सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट भी इंक्लूड किए जाते हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज में है। ये अपॉइंट किए जाते हैं सब्सटेंशनली सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए और इनका कनेक्शन यूनियन अफेयर्स से भी होता है, वो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होते हैं एनपीएस रूल। अब एनपीएस रूल किन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं रेलवे सर्वेंट, कैजुअल और डेली रेटेड एम्प्लॉयज़, पर्सन पेड फॉर कंटिजेंसी, कोई कंटिजेंसी हुई है उनके लिए जो पर्सन होते हैं, और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर होते हैं उन पे भी एनपीएस रूल अप्लाई नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट, ये जो रूल हैं ये रेगुलेट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के लिए कौन एलिजिबल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही एनपीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। रूल 2 एप्लीकेशन, तो इसमें एक्सक्लूजन दिए गए हैं 2A से 2D तक, जिसमें एक्सक्लूड करे गए हैं पर्सन जो कि लोकली रिक्रूट करे जाते हैं सर्विसेज के लिए, जैसे कि डिप्लोमेटिक, काउंसलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो कि अब्रॉड में है उनके लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ पे भी ये अप्लाई नहीं होता है। पर्सन जिनकी सर्विस कंडीशन गवर्न होती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न द्वारा या फिर दूसरे लॉज द्वारा, उन पे भी ये अप्लाई नहीं होता है। और पर्सन जो कि गवर्न करे जाते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के अंडर, उन पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। टोटल इसमें 8 कैटेगरी दे रखी हैं। पहली है रेलवे एम्प्लॉय, कैजुअल, डेली वर्कर, कंटीजेंट, पेड स्टाफ, एआईएस ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, लोकल रिक्रूट बोर्ड्स अबोर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटीज़ और सीएसएस पेंशन रूल बेनिफिशरीज, इन सब पर ये अप्लाई नहीं होता है। रूल 3 में हमें डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आता है क्लॉज ए, इसमें दे रखा है हमें एक्रेडिटेड बैंक। तो ये वो बैंक होता है, इसमें आरबीआई भी इंक्लूड है, जो कि ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है ताकि वो हैंडल कर सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और यूनियन टेरिटरी के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रस्टी बैंक को एनपीएस के अंदर। सेकंड आता है हमारा क्लॉज बी में एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस। तो ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, और ये एक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट्स में ली जाती है एनपीएस के अंदर। थर्ड आता है एन्युटी। तो ये पीरियोडिक पेंशन पेमेंट है सब्सक्राइबर को एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद, और इसमें एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है आईआरडीए के साथ और पीएफआरडीए के साथ, ताकि वो प्रोवाइड कर सके एन्युटी सर्विस एनपीएस के अंदर। ई में हमें दिया गया है अथॉरिटी। तो ये रेफर होता है
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी PFRDA, जो कि सेक्शन 3(1) के अंदर दिया गया है PFRDA एक्ट 2013 के अंदर। और इसके अंदर इंटरिम अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड करी जाती हैं, जो कि सेटअप करी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेजोल्यूशन के द्वारा। फिर आता है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो ये एक एजेंसी होती है जो कि रजिस्टर्ड है सेक्शन 27 PFRDA एक्ट 2013 के अंदर। ये हैंडल करती है रिकॉर्ड कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर सर्विस NPS सब्सक्राइबर के लिए। अब कौन कौन कवर करे गए हैं, तो सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद हैं वो कवर्ड करे गए हैं। सिविल डिफेंस सर्विस स्टाफ कवर्ड करे गए हैं, और अपॉइंट जो करे जाते हैं सिविल पोस्ट के लिए वो कवर करे गए हैं। एक्सक्लूडेड हमने देख लिए थे, ये सब एक्सक्लूड करे गए हैं। अब रूल 3 में आ जाती है डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी एक्रीडेटेड बैंक। तो ये वो बैंक होता है इंक्लूडिंग RBI जो कि अपॉइंट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट की बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जा सके और ट्रांसफ़र करे जा सकें NPS फंड को ट्रस्टी बैंक को। बी में हमें दिया गया है एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस। तो ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन की एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के पेंशन अकाउंट के अंदर। सी में हमें दिया गया है एन्युटी। तो ये एक पीरियोडिक पेमेंट है जो कि सब्सक्राइबर को दी जाती है उसके रिटायरमेंट के बाद। डी में हमें दिया गया है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। तो ये IRDAI के अंदर और PFRDA के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि एन्युटी प्रोवाइड करती हैं। ई में हमें अथॉरिटी दे रखी है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA सेटअप करती है इसे PFRDA एक्ट 2013 के अंदर। एफ में हमें सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA के बारे में दिया गया है। तो ये वो एजेंसी है जो कि रजिस्टर करी गई है सेक्शन 27 PFRDA एक्ट के अंदर, जो कि NPS का डेटा और अकाउंट मैनेज करती है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO। तो ये हेड ऑफ ऑफिस होता है जो कि एक डेजिग्नेटेड गजेटेड ऑफिसर होता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बिल्स को ड्रॉ करने में और पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है CDDO, चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो कि हमें क्लॉज H में दिया गया है। तो DDO ऑथराइज्ड होता है कि वो विड्रॉ कर सकता है गवर्नमेंट फंड असाइनमेंट अकाउंट के थ्रू एक कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स के अंदर। आई में हमें डिफेंस सर्विसेज पर दी गई हैं। इसके अंदर सर्विसेज आती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होती हैं, और जो पे होती हैं डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट द्वारा, और इसमें एक्सक्लूड करी गई हैं जो कि परमानेंटली अंडर डिफेंस एक्ट के अंदर आती हैं। जे में हमें इमोलनेंट्स दे रखी है। तो ये डिफाइंड करी गई हैं रूल 5 के अंदर। यूजुअली इनके अंदर बेसिक पे, अलाउंस और पेंशन कैलकुलेशन के लिए ये होती हैं। के में हमें दिया गया है फॉरेन सर्विस। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब उसे पे किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से अलग, तो उसे फॉरेन सर्विस माना जाएगा। एल में हमें गवर्नमेंट दिया गया है। तो गवर्नमेंट को हम रेफ़र करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये शेड्यूल 1 में दिया गया है जो कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978 में बताई गई है, और ये नोटिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। एन में हमें हेड ऑफ ऑफिस दिया गया है। तो ये एक गजेटेड ऑफिसर होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है रूल 14 के अंदर, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978 के अंदर, और इसे नोटिफाइड किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
के द्वारा। ओ में हमें दिया गया है इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अकाउंट होल्डिंग एनपीएस कंट्रीब्यूशन होते हैं और टर्म्स दिया गया होता है सब्सक्राइबर का। पी में हमें लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट दिया गया है, तो जो वो फंड जो कि कंट्रोल किए जाते हैं एक गवर्नमेंट बॉडी की द्वारा, और उनका जो फुल एक्सपेंडिचर होता है वो कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। क्यू में हमें नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में दिया गया है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है जो कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अंदर आता है। इसमें हम सीआरए, पीओपी और पेंशन फंड का इस्तेमाल करते हैं। आर में हमें पे एंड अकाउंट ऑफिसर पीएओ दिया गया है, तो ये ऑफिसर होता है या फिर एजी होता है जो कि मेंटेन करता है अकाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट को और उन्हें पेमेंट करता है और डिपार्टमेंट को पेमेंट करता है। जी में हमें पेंशन फंड दिया गया है, तो पेंशन फंड में एक इंटरमीडिएटरी रजिस्टर होता है। ये सेक्शन 27 क्लॉज 3 के अंदर पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अंदर जो कि रिसीव कर सकता है कंट्रीब्यूशन और मैनेज कर सकता है एनपीएस फंड को। टी में हमें पीआरएएन दे रखा है, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो ये एक यूनिक आईडी नंबर होता है जो कि असाइन किया जाता है हर एक सब्सक्राइबर को सीआरए द्वारा एनपीएस के अंदर। यू में हमें सब्सक्राइबर दिया गया है, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर। वी में हमें ट्रस्टी बैंक दिया गया है, तो ये वो बैंक होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है ताकि मैनेज कर सकें और ट्रांसफ़र कर सकें एनपीएस फंड को, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत काम करता है। रूल 3 क्लॉज 2 यूज़ ऑफ अदर लॉ, तो इसमें अगर कोई वर्ड डिफाइंड नहीं है, अगर एनपीएस के अंदर कोई वर्ड डिफाइंड नहीं है तो उसका मीनिंग हम फंडामेंटल रूल 1922 से निकाल सकते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 से ले सकते हैं, और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए 2013 से भी हम ले सकते हैं। अब डीडीओ वर्सेस सीडीओ क्या होता है, तो डीडीओ की फुल फॉर्म थी ड्रॉज एंड डिसबर्सिंग बिल्स, और सीडीडीओ की है कि ये ड्रॉ करता है चेक को एक असाइनमेंट अकाउंट से। सीआरए जो होता है ये रिकॉर्ड कीपर होता है। प्रान जो है ये यूनिक एनपीएस अकाउंट नंबर है। पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एन्युटी प्रोवाइडर जो है वो आईआरडीए है जो कि रजिस्टर्ड है लाइफ इंश्योरर की तरह। रूल 4 में आता है हमारा रजिस्ट्रेशन टू एनपीएस, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रूल है हमारा ये आउटलाइन करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट का नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जब वो सर्विस को ज्वाइन करता है उसके बाद। तो सबसे पहले इसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जिसके ऊपर एनपीएस अप्लाई होता है उसे सबमिट करनी होती है एक कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्टर फॉर्म जो कि स्पेसिफाइड होता है पीएफआरडीए द्वारा। एक ऑप्शन फॉर्म होता है जो कि रूल 10 में प्रोवाइड किया गया है, और ये फॉर्म हेड ऑफ ऑफिस को जमा करने होते हैं ज्वाइनिंग के बाद। क्लॉज 2 में दिया गया है कि हेड ऑफ ऑफिस जो है ये इंश्योर करता है कि कंप्लीट और करेक्ट के फॉर्म जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। काउंटर साइन किए जाने चाहिए डेट ऑफ रिसीप्ट के साथ। फिर फॉरवर्ड किया जाता है डीडीओ को 3 वर्किंग डेज़ के अंदर, और इसकी एक कॉपी रखी जाती है रिकॉर्ड के लिए। क्लॉज 3 में हमें दिया गया है कि डीडीओ जो है फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन पीएओ को, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को, या फिर चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर सीडीडीओ को 3 वर्किंग डे के अंदर, जब वो हेड ऑफिस से उसकी कॉपी रिसीव करता है तब। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज 4
तो PAO और CDDO जो है प्रोसेस करती है फॉर्म को और फॉरवर्ड करती है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA को ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, और ये सेंड करती है इसकी एक फ़िज़िकल कॉपी रिकॉर्ड्स के लिए, और इसकी टाइमलाइन है 3 वर्किंग डेज़। क्लॉज 5 में हमें दे रखा है कि CRA रजिस्टर करता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, अलॉट करता है प्राइन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, नोटिफाई करता है PAO और CDDO को, और डिस्पैच करता है प्रान किट सब्सक्राइबर को PFRDA टर्न अराउंड टाइम के अंदर। क्लॉज 6 में हमें दिया गया है कि PAO और CDDO कम्युनिकेट करते हैं प्रान DDO को इमीडिएटली, और फिर DDO फॉरवर्ड करता है प्रान हेड ऑफिस को तुरंत। नेक्स्ट फिर हेड ऑफिस जो है वो इंटीमेट करता है प्रान सब्सक्राइबर को और रिकॉर्ड करता है प्रान नंबर को सर्विस बुक में और रजिस्टर फॉर्म में, और फिर उसकी एक कॉपी को पेस्ट करता है सर्विस बुक में, और इसकी टाइमलाइन रहती है 5 वर्किंग डेज़। क्लॉज 9 में हमें दिया हुआ है कि सभी अथॉरिटीज़ सब रूल 2 से 8 तक इंश्योर करनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में कोई भी डिले ना हो। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है क्रेडिट किया जाना चाहिए सब्सक्राइबर अकाउंट के अंदर 20 दिन के अंदर, जब फॉर्म सबमिट हुआ है उसके अंदर या फिर एंड ऑफ ज्वाइनिंग मंथ, जो भी देर से होता है उसके अनुसार। क्लॉज 10 में हमें दिया गया है कि अगर प्रान जनरेट नहीं किया गया सैलरी पेमेंट से पहले, तो सैलरी जो है जो पे करी गई है वो NPS कंट्रीब्यूशन को विदहोल्ड करेगी, और इस पे रूल 6 अप्लाई होगा। इसमें कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एज़ पर रूल 8, और फिर क्रेडिट किया जाएगा इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट के अंदर जब प्रान जनरेटेड कर दिया जाएगा CRA द्वारा। इसमें की टेक अवेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएशन होता है, एक सब्सक्राइबर जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इमीडिएटली जब वो ज्वाइन करता है। फिर प्रान जनरेशन होता है जिसमें कि मैनेज किया जाता है सेंट्रली CRA के थ्रू, और इसमें PFRDA की टाइमलाइंस फॉलो करनी होती है। इसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस होती है, तो एंटायर रजिस्ट्रेशन और क्रेडिट जो होती है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन की वो होनी चाहिए सेम मंथ में, ज्वाइनिंग की सेम मंथ में। और अगर प्रान डिले हो जाता है, तो अगर प्रान जनरेट नहीं होता है टाइम में, तो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट के साथ बाद में। अब यूज़फुल एब्रीविएशन देख लेते हैं। तो NPS की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, प्रान की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, CRA की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, DDO की फुल फॉर्म है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, CDDO की फुल फॉर्म है चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, PAO की फुल फॉर्म है पे एंड अकाउंट ऑफिसर, HOO की ऑफिस है हेड ऑफ ऑफिस। अब आता है रूल 5। इसमें हम देख लेते हैं इसका पर्पस। तो ये डिफ़ाइन करता है कि इनॉल्वमेंट्स क्या होते हैं जो कि जिनकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैंडेटरी NPS कंट्रीब्यूशंस को। ठीक है, तो क्लॉज 1 आता है। तो इनॉल्वमेंट्स क्या होते हैं, तो इसमें बेसिक पे आता है जो कि FR रूल 9 क्लॉज 21A क्लॉज 1 में दिया गया है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है मेडिकल ऑफिसर के लिए, और डियरेंस अलाउंस इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई पर्सन लीव पे है तो उसे लीव सैलरी दी जाती है जिसमें कि एक्चुअल पे प्लस DA ड्यूरिंग लीव, और फिर उसे कैलकुलेट किया जाता है कंट्रीब्यूशन के लिए। क्लॉज 3 में दिया गया है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है या फिर पार्शियल ड्यूटी पे है तो इनॉल्वमेंट्स ड्रॉन किए जाएंगे उसके जिस मंथ में उनने काम किया है उस मंथ के अनुसार।
क्लॉज 4 में दिया गया है कि अगर कोई पर्सन सस्पेंशन पे है तो सस्टेनेंस अलाउंस पे किया जाएगा और उसे ही ट्रीट किया जाएगा इनवॉल्वमेंट्स की तरह। क्लॉज 5 में दिया गया है कि अगर कोई डेप्यूटेशन है इंडिया के अंदर ही तो एक्चुअल पे जो ड्रॉ किया जाता है उसे ही कंसीडर किया जाएगा इनवॉल्वमेंट्स की तरह। क्लॉज 6 में दिया गया है फॉरेन सर्विस का कोई है या फिर किसी की डेप्यूटेशन बाहर है, अब्रॉड में है, तो नेशनल पे जो कि नेशनल पे जो होगी वही उसे इस्तेमाल करनी चाहिए, इस्तेमाल होगी इमोलमेंट्स की तरह, जो कि पे ऑफ द एम्प्लॉय होती है जो गवर्नमेंट सर्विस में उसे मिलती। 7 में हमें दिया गया है कि अगर कोई री एम्प्लॉयड पेंशनर होता है तो उसकी पेंशन को एडजस्ट किया जाता है सैलरीज में और डिडक्ट की जाती है पेंशन अमाउंट और ऐड किया जाता है इमोलमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है रूल 6, कंट्रीब्यूशन बाय सब्सक्राइबर टू एनपीएस। तो ये आउटलाइन करता है परसेंटेज, मेथड और स्पेशल केसेस जिसमें कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर। इसमें क्लॉज 1 में दिया गया है कि डिफ़ाइन करा जाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करता है 10% इन्वॉल्वमेंट्स का और नोटिफाइड जो कि इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है जब वो नोटिफाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और इस अमाउंट को राउंड किया जाता है नेक्स्ट हायर रुपी में। मान लीजिए 13.6 है तो उसे 14 कर दिया जाएगा, मतलब हायर में किया जाएगा, लो में नहीं करेंगे। क्लॉज 2 में हमें दिया हुआ है कि सस्पेंशन के दौरान कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑप्शनल होता है और कंट्रीब्यूशन और सस्पेंशन को बाद में ट्रीट किया जाता है ड्यूटी की तरह या फिर पेड लीव की तरह। इसमें डिफरेंस जो होता है जो कि रिक्वायर्ड और ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है प्लस इंटरेस्ट जो कि पीपीएफ रेट पे मिलता है वो क्रेडिट किया जाता है एनपीएस के अंदर। क्लॉज 3 में दिया गया है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है लीव के दौरान जहाँ पे कि नो पे होती है और लीव सैलरी पेबल होती है। क्लॉज 4 में दिया गया है कि डेप्यूटेशन के दौरान जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेप्यूटेशन होता है तो सब्सक्राइबर कंटिन्यू करता है एनपीएस के रूल्स को और कंट्रीब्यूट करता है कंट्रीब्यूट करता है रूल 5 क्लॉज 5 के अंदर। क्लॉज 5 में दिया गया है कि एरियर्स अगर होते हैं सैलरी के अंदर किसी रेट्रोस्पेक्टिव पे हाइक की वजह से तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है मंथ ऑफ पेमेंट के अंदर जब वो ड्यू नहीं थी। क्लॉज 6 में दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करते हैं प्रोबेशन के दौरान भी। 7th क्लॉज में दिया गया है जब फॉरेन सर्विस या फिर डेप्यूटेशन होती है यूनाइटेड नेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कंट्रीब्यूशन के रूल डीओपीटी या फिर पीएफआरडीए के इंस्ट्रक्शन के तरह होंगे। क्लॉज 8 में दिया गया है कि डीडीओ डिडक्ट कर सकता है कंट्रीब्यूशन को सैलरी में से और सेंड कर सकता है बिल और सब्सक्राइबर वाइज डिटेल पीएओ और सीडीडीओ को हर मंथ की 20 डेथ को। क्लॉज 9 में हमें दिया गया है कि डीडीओ डिडक्ट कर सकता है। क्लॉज 9 में हमें दिया गया है कि वॉलेंट्री हायर कंट्रीब्यूशन जो है वो अलाउड है पीएफआरडीए और गवर्नमेंट रूल्स के अंदर। क्लॉज 10 में हमें मंथली प्रोसेसिंग टाइम दी गई है तो पीएओ और सीडीडीओ प्रिपेयर करते हैं और अपलोड करते हैं फाइल को हर मंथ की 25th तारीख को, रेमिट करते हैं कंट्रीब्यूशन को ट्रस्टी बैंक के साथ और वाया एक्रेडिटेड बैंक लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ के अंदर, और मार्च
कंट्रीब्यूशन जो है वो रेमिट किया जाता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल के अंदर। 10th क्लॉज के 3rd क्लॉज में हमें दिया गया है कि अगर डिले अकर होता है नॉन सब्सक्राइबर फॉल्ट की वजह से तो इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा सब्सक्राइबर के अकाउंट के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इमॉल्मेंट्स में क्या क्या होता है, तो वो बेसिक पे होता है, डीए होता है और एनपीए होता है अगर एप्लीकेबल है तो। सस्पेंशन, फॉरेन सर्विस और डेप्यूटेशन के केसेस में कवर किया जाता है ताकि कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहे। और इसमें एक स्ट्रिक्ट मंथली साइकिल होती है जो कि 20th डे तो होता है डीडीओ के लिए और 25th डे ऑफ एवरी मंथ होता है पीएओ के लिए, ताकि मेंटेन रहे ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस। और अगर कोई डिले होता है जिसमें कि सब्सक्राइबर का फॉल्ट नहीं होता है तो इंटरेस्ट दिया जाता है कंपनसेशन के ऊपर। अब आ जाता है रूल 7, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो गवर्नमेंट जो है 14% कंट्रीब्यूट करती है इमॉल्मेंट्स का, और ये रिवाइज भी किया जा सकता है किसी नोटिफिकेशन द्वारा हर एक सब्सक्राइबर इंडिविजुअल के पेंशन अकाउंट में मंथली। अमाउंट जो है ये राउंड अप किया जाता है नेक्स्ट रुपी में। लीव विदाउट फुल पे ड्यू टू मेडिकल या फिर सिविल अनरेस्ट या फिर हायर स्टडीज़ के लिए तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इमॉल्मेंट्स के आधार पे जो कि एक सब्सक्राइबर ड्रॉ करता, जैसे कि बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए। सेकंड क्लॉज में दिया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अगर सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट नहीं करता है रूल 6 के अकॉर्डिंग। क्लॉज 3 में दिया गया है सस्पेंशन के दौरान गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेंस अलाउंस के तहत। कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है नहीं होता है अगर सब्सक्राइबर ऑप्ट आउट करता है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा सस्पेंशन के दौरान भी। अगर सस्पेंशन को बाद में ट्रीट किया जाता है ड्यूटी की तरह या फिर लीव विद पे की तरह और गवर्नमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है अपना कंट्रीब्यूशन प्लस पे इंटरेस्ट जो कि पीपीएफ रेट होता है। क्लॉज 4 में हमें दिया गया है फॉरेन सर्विस डेप्यूटेशन के दौरान गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है डीओपीटी इंस्ट्रक्शन और पीएफआरडीए रूल्स द्वारा चलाए जाएंगे। क्लॉज 5 में दिया गया है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है राउंडेड अप किया जाता है नेक्स्ट रुपी के अंदर। क्लॉज 6 में दिया गया है कि कुछ टाइमलाइंस हैं जो कि अप्लाई होती हैं रूल 6 पे जो कि सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट को क्रेडिट करना होता है कंट्रीब्यूशन टाइमली और इंटरेस्ट पे करना होता है अगर कोई डिले होता है जिसमें कि सब्सक्राइबर की गलती नहीं होती है और ये हैंडल किया जाता है रूल 8 के अनुसार। अब देख लेते हैं रूल 8, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंट्रीब्यूशन। तो इसमें पहला क्लॉज आता है कि अगर डिले हुआ है जिसमें कि सब्सक्राइबर का कोई फॉल्ट नहीं है तो गवर्नमेंट जो है क्रेडिट करती है इंटरेस्ट पीपीएफ रेट पे जब लेट रजिस्ट्रेशन होता है सब्सक्राइबर का जो कि रूल 4 में दिया गया है। लेट डिडक्शन या फिर क्रेडिट किया जाता है सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन जो कि रूल 6 में दिया गया है। लेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है जो कि रूल 7 में दिया गया है। और इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया जाना चाहिए 30 दिन के अंदर डिलेड कंट्रीब्यूशन के। प्रोविजो देख लेते हैं क्लॉज 1 का। अगर डिले होता है 1 जनवरी 2004 से लेके 31/12/2012 तक तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट जो है नोटिफाई करा जाएगा सेपरेटली मिनिस्ट्री द्वारा। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं। तो एचओडी और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं सभी डिले को, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में डिले, डिडक्शन में और कंट्रीब्यूशन में डिले। अगर मिलता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को पे करना होता है लॉस, जैसे कि इंटरेस्ट गवर्नमेंट को।
रूल 8 क्लॉज 2 क्लॉज 3 में दिया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉस अमाउंट जो है ये डिटरमिन किया जाता है टीडीएस डिले के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 201 क्लॉज 1A के अंदर। डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है जो कि सेपरेटली लिया जाता है। अब आ जाता है रूल 9 इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन कॉर्पस। तो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो होता है एक सब्सक्राइबर के अकाउंट के अंदर, वो इन्वेस्ट किया जाता है पेंशन फंड्स के अंदर, जैसे कि पीएफआरडीए नोटिफाइड करती है उस मैनर में। और जो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं ये रेगुलेट और गाइड करी जाती हैं अथॉरिटी द्वारा, जैसे कि इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सब के अंदर। अब आता है रूल 10। रूल 10 में दिया गया है ऑप्शन फॉर बेनिफिट ऑन डेथ एंड डिसेबिलिटी। तो क्लॉज 1 में दिया गया है कि जब कोई गवर्नमेंट की सर्विस को ज्वाइन करता है तो सब्सक्राइबर को फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म 1 को फिल करना होता है और चूज़ करना होता है कि जब उसकी डेथ होगी तो डेथ होगी या इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी होगी तो किसे बेनिफिट मिलेगा। एनपीएस, सीसीएस रूल और सीएसएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत ये रूल इंश्योर करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो फैमिली को और उसके एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय की हेल्थ में सीरियस इशू आ जाते हैं या फिर डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान। और जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं वो भी एनपीएस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एनपीएस कंट्रीब्यूशन करती है 14%, जो कि राउंडेड अप किया जाता है नेक्स्ट रुपी में। सस्पेंशन के दौरान जो कंट्रीब्यूशन रूल होते हैं ये डिपेंड करते हैं एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे। डिले अगर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है पीपीएफ रेट पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डिले की वो फिक्स्ड करी जाती है टीडीएस पेनल्टी के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ऑप्शन होता है सब्सक्राइबर के पास कि वो चूज़ कर सकता है डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट को, रूल जो कि फॉर्म 1 के अंदर दिया गया होता है। अब हम देख लेते हैं सबमिशन ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन 1, जब फॉर्म 1 सबमिट कर दिया जाता है हेड ऑफ ऑफिस को, तो हेड ऑफ ऑफिस वेरीफाई करता है और प्लेस करता है, एक वेरीफाई करता है उसे और सर्विस बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है और सेंड करता है उसकी कॉपी सीआरए को, डीडीओ और पीएओ के थ्रू, और पीएओ अपडेट करता है उसे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर। अब आता है फैमिली डिटेल फॉर्म 2। तो एम्प्लॉय को सबमिट करना होता है फॉर्म 2, जिसमें कि फैमिली डिटेल्स होती हैं फॉर्म 1 के साथ। अगर कोई फैमिली नहीं है तो फॉर्म 2 सबमिट किया जाएगा जब फैमिली आ जाएगी तब। क्लॉज बी में दिया गया है कि अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं फैमिली में, जैसे कि बर्थ, मैरिज, तो वो भी रिपोर्ट करी जानी चाहिए। अगर कोई चाइल्ड डिसेबल हो जाता है या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है तो वो भी सर्टिफाई किया जाना चाहिए सिविल सर्जन द्वारा, जो और अपडेट किया जाना चाहिए फॉर्म 2 के अंदर। और जब हम क्लेम करते हैं फैमिली पेंशन तो लीगल गार्डियन को सबमिट करना चाहिए एक फ्रेश सर्टिफिकेट। क्लॉज डी में दिया गया है कि हेड ऑफ ऑफिस जो है वो उसे एक्नॉलेज करनी चाहिए रिसीप्ट फॉर्म 2 की और उसे लगाना चाहिए सर्विस बुक के अंदर। और क्लॉज डी के सेकंड क्लॉज में दिया गया है कि अगर फैमिली साइज़ में चेंज आता है तो उसे भी अपडेट करना चाहिए हेड ऑफ ऑफिस को फॉर्म 2 के अंदर। अब रिवाइजिंग दी ऑप्शन देख लेते हैं क्लॉज 4। तो फर्स्ट क्लॉज में दिया गया है कि ऑप्शन जो है वो रिवाइज करे जा सकते हैं कितनी भी नंबर ऑफ टाइम रिटायरमेंट से पहले। अगर सब्सक्राइबर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनवैलिडेशन या फिर डिसेबिलिटी पे तो वो सबमिट कर सकता है फ्रेश ऑप्शन उस टाइम पर।
थर्ड क्लॉज में दिया गया है कि अगर कोई फ्रेश ऑप्शन नहीं दिया गया है तो लास्ट ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया गया था वही वैलिड माना जाएगा। फोर्थ में दिया गया है कि अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा गया है और एम्प्लॉय जो है नहीं एक्सरसाइज कर सकता है क्योंकि वो डिस्चार्ज है, तो रूल 10 क्लॉज 6 अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है डेथ ड्यूरिंग सर्विस। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है जो कि सब्सक्राइबर को गिवन होता है, जो कि फाइनल होता है और इसे फैमिली चेंज नहीं कर सकती है। क्लॉज 6 आ जाता है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी 15 साल की सर्विस से पहले उसकी डेथ हो जाती है या फिर 3 साल के नोटिफिकेशन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली को पेंशन मिलती है CCS पेंशन रूल 1972 या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत। फिर आता है इनवैलिडेशन डिसेबिलिटी बिफोर 15 ईयर ऑफ सर्विस या फिर 3 ईयर्स के अंदर अंदर। अगर सब्सक्राइबर को इनवैलिड या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है सर्विस के 15 साल के अंदर अंदर या फिर 3 साल के अंदर, तो पेंशन दी जाती है जो ऊपर वाले रूल थे उन्हीं के अनुसार। और बाकी सब केसेस में हैंडल किया जाता है PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन 2015 के तहत। क्लॉज 7 इफ़ ऑप्शन बिकम इनफ्रक्चुअस। अगर कोई भी एलिजिबल फैमिली मेम्बर नहीं है पेंशन के लिए, तो CSS पेंशन रूल के अंदर ऑप्शन जो है इनवैलिड हो जाएगा और बेनिफिट जो है वो सिर्फ दिया जाएगा NPS रूल्स के अंदर लीगल एयर्स को। रूल 11 रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन। तो जब एक सब्सक्राइबर रिटायर होता है नॉर्मली, तो वो रिसीव करेगा NPS बेनिफिट PFRDA एग्जिट रेगुलेशन 2015 के तहत। अब आता है रूल 12 वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस। तो इसमें क्लॉज 1 में आता है कि जब कोई सब्सक्राइबर 20 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लेता है अपने, तो वो वॉलेंटरी रिटायर हो सकता है 3 मंथ के नोटिस के बाद, और वो नोटिस राइटिंग में दिया जाना चाहिए। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो ये अलाउ नहीं होता है साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट पे, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के ऊपर, ITEC और MEA प्रोग्राम ऑफ MEA के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता है। तो फॉर्म 1 के अंदर हमें बताया गया था कि उसमें बेनिफिट किसे मिलेगा, ऑप्शन फॉर बेनिफिट क्या क्या है, जैसे कि CSS NPS। फैमिली की डिटेल फॉर्म 2 में बताई गई थी। ऑप्शन जो है वो रिवाइज करे जा सकते हैं कितने भी बार रिटायरमेंट से पहले। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो डिफ़ॉल्ट पेंशन बेनिफिट रूल जो है वो अप्लाई होंगे और ये डिपेंड करते हैं ईयर ऑफ सर्विस के ऊपर। अगर सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो लास्ट ऑप्शन ही फाइनल होगा। अगर कोई भी एलिजिबल फैमिली नहीं है तो पेंशन रूल शिफ्ट हो जाएंगे NPS की तरफ। सुपर एन्युएशन के टाइम पे हैंडल किए जाएंगे NPS एग्जिट रूल की तरह PFRDA द्वारा जो दी जाती है, और वॉलेंटरी रिटायरमेंट अलाउड है 20 साल के बाद 3 मंथ के नोटिस के बाद। रूल 12 कंटिन्यूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो कौन कौन वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है अंडर रूल 12। तो एक सब्सक्राइबर वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है अगर वो एब्रॉड में है या फिर फॉरेन बेस्ड ऑफिस में या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट में है किसी फॉरेन गवर्नमेंट के, अनलेस कि वो रिटर्न करता है इंडिया और सर्व करता है 1 साल तक। एक्सप्लेनेशन व्हाट इज़ रेगुलर सर्विस। तो रेगुलर सर्विस क्या होती है। रेगुलर सर्विस का मतलब है
कि जब आपने ज्वाइन करा रेगुलर बेसिस पे, जो कि डायरेक्ट, एब्जॉर्ब्ड या री एम्प्लॉयड हो सकता है। पास्ट रेगुलर सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की काउंट करी जाती है ग्रेच्युटी के लिए। लीव डेप्यूटेशन फॉरेन सर्विस का मतलब होता है, जो कि ये भी ट्रीट करी जाती हैं रेगुलर सर्विस की तरह, और इसके अंदर कैजुअल एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इंक्लूड नहीं होते हैं उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट से पहले। एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो ये एक्सेप्ट किया जाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा। अगर ये रिफ्यूज़ नहीं होता है 3 मंथ के लिए तो ये ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव हो जाता है। रिक्वेस्ट फॉर अर्ली रिटायरमेंट लेस देन 3 मंथ नोटिस, तो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर सकता है अर्ली रिटायरमेंट के लिए और अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकती है शॉर्ट नोटिस को, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं होता है तो। विड्रॉल ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट नोटिस, तो ये विड्रॉ किया जा सकता है स्पेसिफिक अप्रूवल के बाद, और ये अप्लाई आप जो विड्रॉल है उसे अप्लाई कर सकते हैं कम से कम रिटायरमेंट डेट के 15 दिन पहले। अब ये रूल किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो सब्सक्राइबर जो कि स्पेशल वीआरएस के अंदर है, जो कि सरप्लस एम्प्लॉयज़ है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सब्सक्राइबर जो कि रिटायर कर रहे हैं एब्सॉर्शन ऑन पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी के अंदर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होती है, ये वो अथॉरिटी होती है जो कि अपॉइंट करती है किसी पर्सन को पोस्ट के लिए जहाँ से कि वो रिटायर होता है। बेनिफिट क्या होते हैं, वो बेनिफिट क्या मिलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए, तो सब्सक्राइबर को एनपीएस के बेनिफिट मिलते हैं। पीएफआरडीए एग्जिट रेगुलेशन 2015 के बेनिफिट मिलते हैं जो कि सुपर एनुएशन पे होते हैं। ऑप्शन टू कंटिन्यू और डिफ़र एनपीएस अकाउंट, अगर सब्सक्राइबर चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकता है एनपीएस अकाउंट या फिर डिफ़र पेमेंट को, और उसे ऑप्ट आउट करना चाहिए पीएफआरडीए एग्जिट रेगुलेशंस को। रूल 13, रिटायरमेंट अंडर एफआर 56, स्पेशल वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्पेशल वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो एलिजिबल सब्सक्राइबर ये रिटायर किए जाते हैं रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल्स के तहत। इसमें रिटायरमेंट जो होता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है एज या फिर सुपर एनुएशन की एज से पहले। अगर डिक्लेयर्ड सरप्लस जो होते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं स्पेशल वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम को, जो कि डीओपीटी ओएम द्वारा दी गई है 28 फरवरी 2002 को। बेनिफिट क्या है कि आपको एनपीएस के बेनिफिट मिलते हैं और पीएफआरडीए एग्जिट रूल के बेनिफिट मिलते हैं। एक्स ग्राटिया अमाउंट मिलता है जो कि दिया जाता है स्पेशल वीआरएस अगर कोई ऑप्ट कर रहा है सरप्लस एम्प्लॉय तो। ऑप्शन टू कंटिन्यू और डेफर एनपीएस, तो सब्सक्राइबर कंटिन्यू कर सकता है एनपीएस अकाउंट को और डिफ़र कर सकता है पेमेंट को पीएफआरडीए रूल्स के तहत। रूल 14, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। इफ़ेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, जब कोई पर्सन रेजिग्नेशन देता है, जब कोई सब्सक्राइबर रेजिग्नेशन देता है और अनलेस कि वो विड्रॉ किया गया हो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो एग्ज़िट कर सकता है सुपर एनुएशन से पहले। उसे लमसम प्लस एन्युइटी मिलती है जो कि उसके एनपीएस कॉर्पस में एक्यूमुलेट होती है, और ये पीएफआरडीए एग्जिट रूल्स के तहत होता है जिसमें कि प्री सुपर एनुएशन एग्ज़िट आता है। टाइमिंग ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट जो है 90 दिन के अंदर कर देनी चाहिए रेजिग्नेशन से, जो कि इफ़ेक्टिव और रिलीविंग डेट होती है। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है उन 90 डेज़ के अंदर तो पेमेंट इमीडिएटली करी जाती है लीगल बेनिफिशियरी को।
अब क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर्स हमें दिया गया है रूल 12 में। इसमें एनपीएस बेनिफिट मिलते हैं और पीएफआरडीए एग्जिट का भी था। और रूल 13 में हमें एफआर 56 के अंदर रिटायरमेंट या फिर स्पेशल वॉलेंटरी रिटायरमेंट दिया गया है, जिसमें एनपीएस के बेनिफिट और एक्स ग्राटिया मिलता है। और 14 में हमें रेजिग्नेशन दिया गया था, इसमें एनपीएस एग्जिट करता है सुपर इन्वेशन से पहले 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद। सेक्शन 14 सुपर एनुएशन एंड रेजिग्नेशन रिलेटेड प्रोविजन। तो सुपर एनुएशन ऑप्शन क्लॉज 1, एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है एनपीएस सब्सक्रिप्शन में, एक पर्सन जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है एनपीएस सब्सक्रिप्शन में एक नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर की तरह, जब उसके पास प्रान होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और उसे फॉलो करनी चाहिए रेगुलेशन जो कि अथॉरिटी द्वारा दी जाती हैं। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है रेजिग्नेशन एंड रीअपॉइंटमेंट। अगर रेजिग्नेशन दूसरी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए है तो एनपीएस सब्सक्राइबर कंटिन्यू करते हैं एनपीएस सेम प्रैन नंबर के साथ, और ट्रीट किया जाता है एनपीएस सब्सक्राइबर को इनिशियल डेट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस से। अगर नया डिपार्टमेंट नहीं आता है एनपीएस के अंदर तो सब्सक्राइबर विड्रॉ कर सकता है एनपीएस के बेनिफिट को पीएफआरडीए के तहत, और कंटिन्यू कर सकता है नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर की तरह भी, ये ऑप्शनल होता है। क्लॉज 3 में हमें दिया गया है विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि जब आप रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इसमें कंडीशन दी गई हैं कि जब वो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, रेजिग्नेशन के दौरान रिज़ाइन किया जाना चाहिए जेन्युइन रीज़न की वजह से, और कोई भी मिसकंडक्ट की वजह से नहीं किया जाना चाहिए। कंडक्ट जो होता है गैप के दौरान वो प्रॉपर होना चाहिए। गैप जो है वो 90 डेज से कम का होता है रेजिग्नेशन और रीजॉइनिंग के बीच का। पोस्ट और इक्विवेलेंट पोस्ट अगर अवेलेबल होती है तब। क्लॉज 4 में दिया गया है विड्रॉल नॉट अलाउड, रेजिग्नेशन टू जॉइन प्राइवेट कंपनी, के आपने रेजिग्नेशन दिया है ताकि आप एक प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी को ज्वाइन कर सकें, तो विड्रॉल परमिट नहीं दिया जाता है। क्लॉज 15 में दिया गया है रिज्यूमिंग ड्यूटी, तो अप्रूवल मिल सकता है ताकि आप अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर सकें, और इसका मतलब होता है कि आपकी जो सर्विस का इंटरप्शन है वो अब हटा दिया गया है। सेक्शन 15 बेनिफिट ऑन एब्जॉर्शन इन कॉरपोरेशन, कंपनी या फिर बॉडी। क्लॉज 1 एब्जॉर्शन इन गवर्नमेंट ओन बॉडी, तो सब्सक्राइबर कंसीडर किया जाता है रिटायर जब वो डेट ऑफ एब्जॉर्शन को एलिजिबल होता है एनपीएस बेनिफिट के लिए, अगर सुपर एनुएशन होता है। नई ऑर्गेनाइजेशन के पास एनपीएस है तो वो सेम प्रान के साथ कंटिन्यू करेंगे, कोई विड्रॉल नहीं होगा एब्सॉर्प्शन का फाइनल एग्जिट के बाद। और अगर नई ऑर्गेनाइजेशन के पास एनपीएस नहीं है तो सब्सक्राइबर जो है वो ऑप्ट कर सकता है कि वो कंटिन्यू करे एनपीएस के अंदर एक नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर की तरह सेम प्रान नंबर के साथ। क्लॉज 2 में हमें दिया गया है डिपार्टमेंट जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर, जिस पे सेम प्रोविज़न अप्लाई होंगे। क्लॉज 3 में दिया गया है एब्सॉर्प्शन इन जॉइंट सेक्टर, तो सेम प्रोविज़न अप्लाई होते हैं जॉइंट कंट्रोल बॉडीज़ के ऊपर, जैसे कि सेंटर स्टेट पीएसयू। एक्सप्लेनेशन 1, तो डेट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होती है, तो डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन इसमें दिया गया है जो कि एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट होती है। फॉरेन सर्विस में डेट रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्टेड करी जाती है,
और कन्वर्टेड डिपार्टमेंट में डेट एब्सॉर्प्शन जो है ऑप्शन एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन टू बॉडी इंक्लूड करती है ऑटोनोमस या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी को। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16 रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन। क्लॉज 1 में दिया गया है अगर कोई डिसेबिलिटी होती है जो कि कवर्ड होती है सेक्शन 20 RPWD एक्ट 2016 के अंदर, तो गवर्नमेंट उसे 2016 के अंदर गवर्न होती है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। क्लॉज 2 में दिया गया है कि अगर RPWD एप्लीकेबल नहीं होती है तो वो रिटायर हो सकता है मेंटल या फिर बॉडीली इन्फर्मिटी के तहत, और एप्लीकेशन बनाई जा सकती है स्पाउस या फैमिली द्वारा भी। क्लॉज 3 में दिया गया है कि हेड ऑफ ऑफिस जो है वो रेफ़र करते हैं केस को मेडिकल बोर्ड को, जिसमें कि 54,000 पर मंथ की पे होनी चाहिए, और सिविल सर्जन या फिर DMO को अदरवाइज़ एज कंफर्मेशन रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। क्लॉज 8 में दिया गया है कि सब्सक्राइबर को अपीयर होना होता है मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। फॉर्म 3 में सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। अगर लाइटर ड्यूटीज़ के लिए फ़िट है तो उसकी पोस्ट को शिफ्ट किया जा सकता है अगर पोस्ट अवेलेबल है तो, वरना उसे रिटायरमेंट मिलेगा इनवैलिडेशन के ऊपर। अगर सब्सक्राइबर ऑप्ट करता है CSS पेंशन रूल 1972 के अंदर तो उसे बेनिफिट मिलेंगे उस रूल के अंदर। क्लॉज 10 में दिया गया है कि अगर अवेल करते हैं CSS पेंशन रूल को तो प्रान क्लोज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट में करे जाएंगे, और रिमेनिंग कॉर्पस जो है वो लमसम सब्सक्राइबर को दिया जाएगा। क्लॉज 11 में दिया गया है कि अगर आप ऑप्ट करते हैं NPS के लिए तो आपको बेनिफिट मिलेंगे PFRDA एग्जिट रूल 2015 के तहत। क्लॉज 12 में दिया गया है कि ऑप्ट कर सकते हैं ताकि आपको NPS बेनिफिट मिल सके रिटायरमेंट के बाद भी और कंटिन्यू रहे आपका अकाउंट। सेक्शन 17 ब्रॉडिंग आउट टू डिसेबलमेंट। क्लॉज 1 अगर डिसेबलमेंट होती है तो वो एट्रीब्यूटेबल होती है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, तो वो CSS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के अंदर उसे बेनिफिट मिलता है। क्लॉज 2 में दे रखा है कि अगर CSS EPR अवेल किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल अवेल किया जाता है तो प्रान नंबर क्लोज कर दिया जाता है। गवर्नमेंट शेयर जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट में पहुंचता है, और जो रिमेनिंग है वो लमसम दे दिया जाता है सब्सक्राइबर को। क्लॉज 3 में दिया गया है कि NPS के अंदर अगर बेनिफिट मिलता है PFRDA एग्जिट रूल 2015 के तहत। क्लॉज 4 में दिया गया है कि ये डिफ़र कर सकता है NPS के विड्रॉल और कंटिन्यू कर सकते हैं प्रान को वॉलेंटरली। सेक्शन 18 कंपलसरी रिटायरमेंट डिसमिसल रिमूवल। तो सब्सक्राइबर को लमसम अमाउंट मिलता है, एन्युटी मिलती है NPS एग्जिट रूल के तहत, कंटिन्यू कर सकता है प्रान नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर की तरह, ये उनकी चॉइस होती है। क्लॉज 2 में अदर बेनिफिट दे रखे हैं जैसे कि ग्रेचुइटी जो कि रेगुलेट करी जाती है रेस्पेक्टिव रूल्स के साथ। सेक्शन 19 पेंडिंग डिपार्टमेंटल जुडिशल प्रोसीडिंग। तो जब ऑनगोइंग प्रोसीडिंग होती है जो अफेक्ट नहीं कर रही है NPS के बेनिफिट को, वो पेबल होती है सब्सक्राइबर को। सेक्शन 20 एंटाइटलमेंट फॉर फैमिली ऑन डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर।
तो जब डेथ हो जाती है तो एक सब्सक्राइबर ऑप्ट कर सकता है CSS पेंशन रूल 1972 या फिर CSS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत, और उसे बेनिफिट मिल सकते हैं इन रूल्स के तहत। एक रिटायर्ड सब्सक्राइबर रिसीव कर सकता है इनवैलिड या फिर डिसेबिलिटी पेंशन इन रूल्स के तहत, और बेनिफिट जो है वो कंटिन्यू मिलते रहते हैं इन रूल्स के तहत। अगर डेथ जो है गवर्नमेंट सर्विस के दौरान हो जाती है तो बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत। क्लॉज 2, अगर पेंशन बेनिफिट CSS पेंशन रूल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स के अंदर दिए जाते हैं तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस रिटर्न ट्रांसफ़र करा जाता है गवर्नमेंट अकाउंट में। रिमेनिंग कॉर्पस पेड किया जाता है लमसम नॉमिनी को PFRDA एग्जिट रेगुलेशन 2015 के तहत, और अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो लीगल आयर्स पर अमाउंट चला जाता है। क्लॉज 3 में दिया गया है कि अगर सब्सक्राइबर NPS बेनिफिट के अंदर है तो डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करे जाते हैं PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशंस 2015 के तहत। सेक्शन 21 प्रिपरेशन ऑफ रिटायरमेंट लिस्ट। तो हर क्वार्टर में जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1 HOD प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर जो कि रिटायर होने वाले हैं नेक्स्ट 12 से 15 मंथ के अंदर। ये शेयर करी जाती है लिस्ट PAO के साथ जनवरी 31, अप्रैल 30, जुलाई 31 और अक्टूबर 31 को। रिटायरमेंट जो होती है जो कि सुपर एनुएशन से अलग होती है, तो HOO इन्फॉर्म करता है DDO को और PAO को इमीडिएटली उसके बारे में। क्लॉज 4 में दिया गया है कि अगर सब्सक्राइबर ऑक्यूपाई करता है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को तो उसकी एक कॉपी भेजी जाती है डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के पास। सेक्शन 22, नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट। तो सेक्शन 22 क्लॉज 1 में दिया गया है कि एक रिटायरमेंट होने के 1 साल पहले HOO को राइट करना चाहिए, लिखना चाहिए डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट को कि वो इशू ना करे कोई भी डिमांड सर्टिफिकेट प्रीसीडिंग 8 मंथ, रिटायरमेंट से 8 मंथ के पहले। और डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट जो है वो एक्ट करता है अकॉर्डिंगली इंटीमेशन रिसीव होने के बाद। सेक्शन 23, सबमिशन ऑफ NPS क्लेम ऑन सुपर एनुएशन। तो सब्सक्राइबर जो है सबमिट कर सकता है NPS क्लेम को उस मोड के द्वारा जो कि नोटिफाइड किया जाता है PFRDA द्वारा। क्लॉज 2 में दिया गया है कि 6 मंथ रिटायरमेंट के 6 मंथ पहले या फिर लीव प्रेप के 6 मंथ पहले सब्सक्राइबर को सबमिट करने होते हैं विड्रॉल फॉर्म और डॉक्यूमेंट HOO के साथ। नॉन सुपर एनुएशन रिटायरमेंट्स के लिए सबमिट करना होता है फॉर्म इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद, और सबमिट करा जा सकता है ऑनलाइन, जिसमें कि साइंड प्रिंट आउट होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि सबमिट करे जाने चाहिए फिज़िकली। क्लॉज 3 में दिया गया है कि NPS सिस्टम ऑटो जनरेट करते हैं क्लेम ID को और अलर्ट को PAO और CDDO को 6 मंथ पहले रिटायरमेंट के। सेक्शन 24, कंप्लीशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ पेंशन पेपर्स। तो HOO फॉरवर्ड करता है पेपर PAO को DDO के थ्रू और यूज़ करता है स्पेसिफिक कवरिंग लेटर फॉर्म को। तो फॉर्म 4A में दिया गया है सुपर एनुएशन वॉलेंट्री रूल 56J और स्पेशल VRS। फॉर्म 4B में दिया गया है टेक्निकल रेजिग्नेशन
एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू और एटोनॉमस बॉडी। फॉर्म 4C में दिया गया है रेजिग्नेशन, कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल और रिमूवल। फॉर्म 4D में दिया गया है इनवैलिडेशन, डिसेबलमेंट, रिटायरमेंट। और फॉर्म 4E में दिया गया है डेथ ड्यूरिंग सर्विस। क्लॉज 2 में दिया गया है, सेक्शन 24 क्लॉज 2 में दिया गया है सुपर एनुएशन केसेस के दौरान सेंड करना चाहिए पेपर, कंप्लीट पेपर रिटायरमेंट के 4 मंथ्स पहले, और दूसरे केसेस में रिटायरमेंट के 1 मंथ पहले सेंड करने चाहिए पेपर, और उसकी एक कॉपी रखनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी भी रखनी चाहिए। क्लॉज 3 में दिया गया है कि पीएओ को प्रोसेस करना चाहिए ऑनलाइन विड्रॉल को, और सेंड करने चाहिए डॉक्यूमेंट सीआरए को एटलीस्ट 1 मंथ रिटायरमेंट से पहले। क्लॉज 4 में दिया गया है कि अगर सब्सक्राइबर ऑप्ट करता है डेफर विड्रॉल के लिए या फिर कंटिन्यू करता है प्लान को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी, तो उसे सबमिट करना चाहिए ऑप्शन पीएओ को अपने सुपर एनुएशन से 15 दिन पहले, और पीएओ को प्रोसेस करना चाहिए इसे पीएफआरडीए एग्जिट रूल्स के तहत। सेक्शन 25 सब्सक्राइबर ऑन डेप्यूटेशन। क्लॉज 1, अगर सब्सक्राइबर रिटायर हो जाता है डेप्यूटेशन के दौरान, तो दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बोरो कर सकता है डिपार्टमेंट के हेड ऑफ ऑफिस को, और प्रोसेस कर सकता है पेंशन एनपीएस के बेनिफिट को। क्लॉज 2 में दिया गया है कि अगर एक सब्सक्राइबर रिटायर हो जाता है डेप्यूटेशन के दौरान जब वो स्टेट गवर्नमेंट पे होता है फॉरेन सर्विसेज में, तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो सैंक्शन करती है डेप्यूटेशन को, वही हैंडल करेगी बेनिफिट ऑथराइजेशन को। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26 डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी नोटिफाइड। तो एक नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश करी जानी चाहिए ऑफिशियल गज़ेट में गज़ेटेड ऑफिसर को, और नॉन गज़ेटेड ऑफिसर जो है उसके अंदर एक ऑर्डर इशू होना चाहिए, और ये दोनों इशू होने चाहिए 1 हफ्ते के अंदर रिटायरमेंट डेट से पहले। और इसकी एक कॉपी जो है वो इमीडिएटली भेजनी चाहिए पीएओ को, पे एंड अकाउंट ऑफिसर को। अब सेक्शन 27 आता है इंटरप्रिटेशन। अगर कोई डाउट रह जाता है इंटरप्रेट करने में इन सभी रूल्स को, तो ये रेफ़र किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल को, पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन को क्लैरिफिकेशन के लिए। सेक्शन 28 पावर टू रिलैक्स। अगर ये जो रूल्स दिए गए हैं ये कॉज करते हैं अनड्यू हार्डशिप या फिर हार्डशिप किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, तो रिलैक्स और वेव किए जा सकते हैं ये रूल के कुछ स्पेसिफिक केस के अंदर, और उनके जो रीज़न है वो रिटन में लिखना होगा, और इनके पास अप्रूवल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन का। सेक्शन 29 पावर टू हैंडल रेजिडुअल मैटर। तो कोई ऐसा इशू जो कि कवर नहीं होता है इन रूल के अंदर, वो डिसाइड किया जा सकता है सीएसएस पेंशन रूल द्वारा, फंडामेंटल रूल द्वारा, सप्लीमेंट्री रूल्स द्वारा, या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा, एज लॉन्ग कि वो कन्फ्लिक्ट ना करे इन रूल्स के साथ। क्लॉज 2, गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकती है ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन ताकि कवर करा जा सके इश्यूज़ को जो कि प्रोवाइडेड नहीं है इन रूल्स के अंदर, जब तक कि फॉर्मल रूल्स नहीं बन जाते तब तक। और जो ये इश्यूज़ होंगे ये गवर्न होंगे टेम्परेरीली इन्हीं इंस्ट्रक्शन द्वारा। सेक्शन 30 रिपील एंड सेविंग।
तो जब एनफोर्समेंट में ये रूल्स आएंगे तो जो भी अर्लियर ऑर्डर्स होंगे या ओएम होंगे जो कि डील करते हैं सेम मैटर के साथ, वो ऑपरेट करना बंद कर देंगे। मगर कोई एक्शन जो कि ऑलरेडी ले लिया जा चुका है ओल्ड ऑर्डर्स के तहत, वो कंसीडर माना जाएगा वैलिड न्यू रूल्स के तहत भी। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।